Once again, welcome you all to my channel BCEC Agriculture। ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर है अंडर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स सीड एंड सोइंग। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर इस चैप्टर का बना चुका हूँ और ये मेरा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। और यहाँ इस लेक्चर में ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सीड एंड सोइंग के। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे अंडर द कोर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। आई होप जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स और जो भी रिवीजन है आप कर रहे होंगे। हमने लास्ट चैप्टर में डील किया था मेथड ऑफ सोइंग एंड वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग। एक रिकैप हम कराना चाहें जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो हमने डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग के बारे में बताया था, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग, ड्रिबलिंग एंड ड्रिलिंग। हल्का हल्का सबको एक्सप्लेन करते हैं और आप अपने मन में वीडियो पॉज करके आप रिमेंबर कर सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं। ब्रॉडकास्टिंग में एज हम सीड लेते हैं और उसको स्प्रेड कर देते हैं। डिबलिंग में हम हाथ या कोई इंस्ट्रूमेंट के मेथड मदद से मिट्टी को थोड़ा साइड करके उसमें सीड डालते हैं। ड्रिलिंग मेथड में एक साथ हम सीड और फर्टिलाइजर और कवरिंग सॉइल करते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग मेथड में मेनली हम एग्जांपल ले सकते हैं राइस का, क्योंकि हम राइस को एक छोटा सा बेड छोटा सा एरिया में हम लोग उसको पहले सो करते हैं। जब वो सीडलिंग कुछ हाइट तक हो जाता है उसके बाद वहां से उखाड़ के हम मेन फील्ड में उसको सोन कर देते हैं। उसके बाद हम प्लांटिंग मेथड के बारे में बात करें तो कोई भी वेजिटेटिव ऑर्गन से हम न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे कि पोटैटो और शुगर कैन, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल। लेकिन आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यही 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और मेथड सोइंग के लिए बात किया था, मेथड ऑफ सोइंग बिहाइंड कंट्री प्लॉग। जैसे हल चलता है उसके पीछे हम सीड गिराते जा रहे हैं, जैसे फॉलो बनते जा रहा है मिट्टी का, उसके बाद हम उसको कवर करते जा रहे हैं। तो ये सब हमने मेथड देखा था और आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। और जो भी लेक्चर है आप उसको 1-2 बार देखिए थी, आप नहीं समझ में आया तो और कमेंट करें। और इतना यकीन के साथ कर सकते हैं यदि आप मेरे लेक्चर से के साथ बने रहे तो कंटेंट आपको क्लियर मिलेगा। आपको ना तो मिड या एक्सटर्नल या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं होगा एग्रोनॉमी कोर्स से रिलेटेड। हम कंप्लीट डेप्थ में जाके कवर कर रहे हैं और एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं। तो आई होप यू गो विथ द पेस एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्दर टॉपिक प्री मानसून सोइंग। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारा कंडीशन में हम लोग जैसे कि मानसून आने से पहले ही हम सीड सोइंग कर देते हैं। मेनली हेवी सॉइल दैट मीन क्ले सॉइल, जिसमें मिट्टी एकदम चिकना रहता है, जिसमें सैंडी सॉइल का परसेंटेज कम रहता है। तो उसमें हम कभी कभी बारिश आने से पहले ही सीड का सोइंग कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है जिसको हम अभी डील करते हैं। तो ये रहा प्री मानसून सोइंग का मीनिंग कि हम जो मानसून कोई भी कंट्री में, हम लोग की कंट्री में ही मानसून आता है उससे पहले ही हम सीड का सोइंग कर देते हैं। और बिफोर 7 to 10 डे बिफोर द मानसून कमिंग इन द एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्टेट या कंट्री, उसे हम पहले सोइंग कर देते हैं। उसके बाद जो वाटर मिलता है तो उसके बाद वो सीड जर्मिनेट होता है। दैट्स जो भी मानसून का रेनफॉल है जो सॉइल पर गिरता है या जो भी फील्ड में आता है तो कम्प्लीटली सीड एब्जॉर्ब कर पाता है। तो क्या रीजन है कि हम ऐसा करते हैं, हर एक और क्रॉप के लिए करते हैं कि नहीं, तो आइए हम इसको डिटेल में जाने। इन द केस ऑफ हेवी क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल, सोइंग ऑपरेशन इज डिफिकल्ट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रेन। दैट्स मीन कि हेवी क्ले सॉइल करने का मतलब है जिसमें क्ले का परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे एकदम जो भी चिकना मिट्टी है हम उसको मान सकते हैं क्ले सॉइल एज अंडरस्टैंडिंग बेसिस। तो कहने का मतलब है कि जो भी क्ले सॉइल है उसमें सोइंग ऑपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि आफ्टर रिसीव ऑफ रेनफॉल, जैसे कुछ बारिश हो गया उसके बाद हम सोइंग करना चाहेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी सोइंग इज टेकन अप इन ड्राई सॉइल prepare with the summer rain 7 to 10 days before anticipated receipt of sowing rains. The seed germinate after the receipt of rainfall. That's mean कि इसको हम ओवरकम करने के लिए हम जो भी सीड का सोइंग है हम ड्राई सॉइल में ही कर देते हैं। जो भी हम समर के मौसम में भी कभी कभी बारिश होता है तो उसी के पानी में हम मानिए जो भी मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट होता है उसी के मॉइस्चर में हम 10 या 7 दिन पहले, इसी के अप्रॉक्स पहले, मानसून के पहले हम सोइंग कर देते हैं, क्योंकि इससे हम
हेवी सॉइल में जब बारिश होने के बाद सोइंग ना करना पड़े और जो भी रेन्स है मानसून में जो भी हमारे लैंड पे गिरेगा वो सीड कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर पाए और कंप्लीटली डेवलप हो पाए। उसके बाद द सीड जर्मिनेट आफ्टर रिसीप्ट ऑफ रेनफॉल, और हम जैसे कि हम 7-8 दिन पहले सोइंग कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही मानसून आता है जैसे 7-8 दिन बाद तब तक सीड जर्मिनेट होने के स्टेज पे रहता है। तो जो भी मानसून से वाटर आता है तो हेल्प करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। दिस मेथड ऑफ द सोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सोइंग और प्री मानसून सोइंग। जैसा कि हम इसको ड्राई सॉइल में सोइंग कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको ड्राई सोइंग और प्री मानसून सोइंग कहते हैं, क्योंकि हम मानसून से कुछ समय पहले सोइंग कर रहे हैं तो इसलिए प्री मानसून सोइंग भी कहते हैं। तो ये रहा हम कंप्लीट डिटेल, और फर्दर आगे बढ़ते हैं। बाय दिस मेथड इंटायर रेनफॉल रिसीव इफिशियंटली यूटिलाइज। जो भी रेनफॉल है, जो भी मानसून वाटर जो भी हमारे फील्ड में गिरता है तो सीड उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर पाता है, क्योंकि जब मानसून का पानी आता है तब तक सीड कुछ हद तक ग्रो हो जाता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके तो लार्ज क्वांटिटी में जितना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये रहा प्री मानसून सोइंग के बारे में। आप इससे रिलेटेड आप गूगल भी कर सकते हैं और कहीं और सोर्स से भी आप देखने के चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमने जो कम्प्लीटली डिटेल में इसको डिस्कस किया है। फिर भी आपको क्वेरी हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक लेक्चर बना सकते हैं इस पर। फर्दर आगे बढ़ते हैं। Now come to the further topic, factor involved in sowing management. That's mean what the factor that affect the sowing management method. Mainly two factors are there which are affect the sowing management. First, that mechanical method, and second, biological method. We deal further type under the mechanical and biological method one by one. First, we deal in mechanical factor, then we deal in biological factor. I hope you clearly understand this. Let's proceed for the mechanical method. Factors such as depth of sowing, emergence habit, seed size and weight, seedbed texture, seed soil contact and seedbed fertility and soil moisture etc. That's mean मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या क्या फैक्टर आता है जो सीड सोइंग मेथड को इफेक्ट करता है, या कैसे हमको मैनेज करना चाहिए कि ये सब मेथड हम प्रॉपर सीड सोइंग कर पाए। तो मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या क्या फैक्टर आते हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट, डेप्थ ऑफ सोइंग, हमें कितना डेप्थ में किस सीड को कितना डेप्थ के अंदर सॉइल के अंदर सोइंग करना चाहिए, कितना ऊपर सोइंग करना चाहिए। तो इसको हम डेप्थ ऑफ सोइंग पढ़ते हैं, एक फैक्टर है मैकेनिकल मेथड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंस हैबिट। जैसे कोई सीड जो भी हम सीड सोन करते हैं तो किसी का कोटिलेटन ऊपर आता है, किसी का कोटिलेटन नीचे आता है, कोई जल्दी इमर्ज हो जाता है, कोई लेट से इमर्ज होता है, कोई का प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है, किसी का रूट जल्दी ग्रो होता है। तो ये इमरजेंस हैबिट में आता है। सीड साइज एंड वेट, सीड जो भी सीड है उसका क्या साइज है, क्या वेट है, किस उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सोइंग का मेथड रखना चाहिए वो इम्पोर्टेंट रखता है। सीड बेस्ड टेक्सचर, जो भी मिट्टी है उसका क्या टेक्सचर है, जिसमें क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है या सैंड का परसेंटेज ज़्यादा है या सिल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है या बोथ ऑल आर इक्वल इन परसेंटेज। तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा सीड सोन करें, कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, तो सॉइल टेक्सचर फैक्टर के अंदर आता है। सीड सॉइल कॉन्टेक्ट, जो भी हम सीड डालते हैं तो प्रॉपर उसके सराउंडिंग सॉइल से कांटेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो मॉइस्चर जो भी न्यूट्रिएंट है सॉइल से ही लेना रहता है। तो प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए सीड का सॉइल से। सीड बेड फर्टिलिटी, सीड जो भी सॉइल है, जो भी लैंड है, उसका क्या फर्टिलिटी स्टेटस है, क्या न्यूट्रिएंट है, जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके लिए न्यूट्रिएंट अवेल करा पाएगा कि नहीं, तो ये सब हम इस फैक्टर के अंदर डील करेंगे। सॉइल मॉइस्चर, मेनली मॉइस्चर इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो भी प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें हमेशा मॉइस्चर चाहिए। एज कॉमन प्रोसेस हम देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन। नाउ हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ फर्दर डेप्थ में नॉलेज लेने का कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सीड सॉइल कांटेक्ट, हमको लगता है नेम से ही क्लियर है, सीड सॉइल कांटेक्ट, सीड का सॉइल के साथ कांटेक्ट, इससे नेम से ही क्लियर है सीड सॉइल कांटेक्ट। बस आप सीड सॉइल कांटेक्ट याद रखिएगा तो आप, हमको लगता है आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है सीड सॉइल कांटेक्ट। लेट्स रीड द डेफिनेशन और डिस्कस द further. Seed require close contact with the soil particle to ensure that water can be absorbed readily.
दैट्स मीन कि जो भी सीड है वो सॉइल के साथ एकदम कांटेक्ट में रहना चाहता है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर है, जो भी न्यूट्रिएंट है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाए या गेन कर पाए। तो इसलिए सीड सॉइल कांटेक्ट होना चाहिए। जो भी हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि जो भी हम सीड फेंकते हैं तो उसका सॉइल से कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन हम यदि डिबलिंग मेथड के बारे में बात करते हैं कि जो हम सीड जब मिट्टी को साइड करके उसके बाद सीड रख के तब मिट्टी को कवर करते हैं तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल एंड सीड सॉइल कांटेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम बात करें कि यदि डिबलिंग मेथड और ब्रॉडकास्टिंग में किसका सीड सॉइल कांटेक्ट अच्छा रहता है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू चूज या फिर यू हैव टू फील डिबलिंग मेथड। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। सॉइल मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर इन द सॉइल रिटार्ड जर्मिनेशन। दैट मीन यदि सॉइल में एक्सेस मॉइस्चर है तो वो भी जर्मिनेशन रोक सकता है। दैट मीन लार्ज अमाउंट में वाटर भी नहीं चाहिए सीड को। एंड इंड्यूस रोटिंग एंड डंपिंग ऑफ डिजीज एक्सेप्ट इन स्वैम्प डीप वाटर राइस। दैट मीन कि यदि लार्ज अमाउंट में वाटर है, मॉइस्चर है सॉइल्स में, तो डिजीज भी डेवलप कर सकता है सीड में, जैसे कि रोटिंग या डंपिंग ऑफ डिजीज, एक्सेप्ट राइस के केस में जैसे कि हम लोग जानते हैं राइस वाटर लविंग प्लांट है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, तो उसमें डंपिंग ऑफ रोटिंग ऐसा डिजीज टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन फर्दर हम दूसरे केस में हम बात करें तो एक्सेस मॉइस्चर है, मोर देन एक्सेस, तो हमारा सीड जो भी है तो डैमेज हो सकता है बाय द डिजीज या कोई अदर फैक्टर। Adjustment in the depth in according to moisture condition, deeper sowing on the dry soil and shallow sowing on the wet soil. That's mean कि जिसमें यदि सॉइल में हम मॉइस्चर का क्वांटिटी कम है तो हम उसमें डीपर सोइंग करेंगे, और जिसमें मॉइस्चर का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें सॉलो ऊपर ही सोइंग करेंगे, ज़्यादा अंदर तक सीड को नहीं डालेंगे। तो ये रहा कंडीशन। जैसे कि जिस अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम सोइंग करेंगे। वंस अगेन आई हैव टू रिपीट दिस टॉपिक दैट सॉइल मॉइस्चर, दैट्स एक्सेस मॉइस्चर हमको नहीं चाहिए जो भी सॉइल है, जो भी लैंड है सीड सोइंग के लिए। लेकिन हमको इतना मॉइस्चर चाहिए कि सीड जर्मिनेट कर पाए और ग्रोथ अच्छा से हो पाए। लेकिन यदि मॉइस्चर कम है एज रिक्वायरमेंट तो हम उसको सीड को थोड़ा डीपर सोइंग करेंगे। यदि मॉइस्चर अवेलेबल है अच्छे अमाउंट में तो हम थोड़ा ऊपर सोइंग करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे सीड को सोन करने के लिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं। सीड साइज एंड वेट, जो भी सीड होता है, कोई सीड एकदम छोटा होता है, जैसे हम मस्टर्ड सीड देखें तो एकदम छोटा होता है एकदम, लेकिन हम मेज सीड देखें तो काफ़ी थोड़ा मस्टर्ड सीड के कंपैरिजन में थोड़ा हम 10-12 टाइम्स हैवियर एंड बोल्ड होता है। तो इस केस में हम इसी को डिटेल में हम देखते हैं। हेवी एंड बोल्ड सीड प्रोड्यूस विगरस सीडलिंग। दैट मीन जिसका सीड हेवी है बोल्ड है तो विगरस सीडलिंग, जो भी सीडलिंग प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा बोल्ड होगा, थोड़ा बड़ा होगा। अब है इमर्जेंस हैबिट। इमर्जेंस हैबिट जैसे कि कोई जो भी हम सीड डालते हैं तो उसमें कोटिलेटन होता है, किसी का ग्राउंड से एबव आ जाता है और किसी का ग्राउंड से नीचे चला जाता है। अकॉर्डिंग टू द जर्मिनेशन हैबिट देयर आर टू क्लासिफिकेशन, दैट्स हाइपोजियल एंड एपीजियल। सिंपल आप याद रख सकते हैं हाइपोजियल जिसका कोटिलेटन ग्राउंड से नीचे हो जाता है, और एपीजियल जिसका कोटिलेटन ग्राउंड से ऊपर आ जाता है। सिंपल, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में बात कर लेंगे, एक सेपरेट लेक्चर हम बना देंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद कर सकते हैं। हम बगल में एक इसको लेके सीड जर्मिनेशन को लेके हम एक इमेज भी दिखा रहे हैं जिसको आप देखे समझ सकते हैं। हाइपोजियल इमर्जेंस हैबिट, हाइपोजियल सीडलिंग में इमर्ज, दैट्स यू हैव टू करेक्ट, दैट्स TRMA लिखा हुआ है तो वहाँ वो फ्रॉम होगा रिलेटिवली डीपर लेयर देन एपीजियल सीडलिंग ऑफ द स्मॉल सीड साइज। जैसा कि हम बात करें कि जो भी हाइपोजियल सीडिंग होता है तो उसको हम थोड़ा नीचे भी डीपर सोइंग कर देते हैं तो वो इमर्ज जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू बात करें एपीजियल सीडिंग यदि उसका सीड स्मॉलर है। One time I have to clear this topic once again. Hypogeal seeding may emerge from relatively deeper layer. That's mean hypogeal seeding है वो थोड़ा डीपर लेयर से भी इमर्ज हो सकता है देन एपीजियल सीडिंग ऑफ स्मॉलर सीड साइज। आज हम कंपेयर किससे करें, एपीजियल सीड साइज से। बाई चांस दो सीड ले, दोनों स्मॉल साइज का है, एक हाइपोजियल है एक ही एपीजियल है, तो हम एक सीड दोनों सीड को डीपर सोन करते हैं तो जो हाइपोजियल सीड होगा वो जल्दी इमर्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू एपीजियल सीड। आई फर्दर डेप्थ ऑफ द सोइंग, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द सोइंग रेंज फ्रॉम 2.5
to 3 सेंटीमीटर। कोई भी सीड के लिए ऑप्टिमम हम बात करें, जो भी सीड है कितना डेप्थ ऑफ सोइंग होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2.5 to 3 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सोइंग डिपेंड ऑन द सीड साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर। जो भी सीड का डेप्थ है, हम कितना डेप्थ में उसको बोन सोन करते हैं, तो उसके साइज और क्या मॉइस्चर अवेलेबल है सॉइल में, उस पर डिपेंड करता है। डीपर सोइंग डिले फील्ड इमरजेंस। यदि हम ज़्यादा अंदर सोइंग कर देते हैं तो जो भी सीडलिंग डेवलप होने में टाइम और प्लांट डेवलप होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थर्ड, डिले क्रॉप ड्यूरेशन, जिसके कारण क्रॉप ड्यूरेशन जो होल जैसे 6 मंथ का क्रॉप ड्यूरेशन तो 6.5 मंथ का हो सकता है। डीपर सोइंग समटाइम इंश्योर crop survival under adverse weather and soil condition are mainly dry soil। जैसा कि हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ का फ़ायदा भी होता है नुकसान, लेकिन हम डीपर सोइंग करते हैं तो सम टाइम जो भी एडवर्स बाई चांस हम डीपर सोइंग किया और क्लाइमेट में ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर का कमी हो गया टेम्परेचर के कारण, तो सीड सर्वाइव करने का चांसेस बढ़ जाता है एंड सीड कैन इवन सर्वाइव इन ड्राई सॉइल। तो ये एडवांटेज हो सकता है, लेकिन एज हम ऑप्टिमम सोइंग को ही प्रेफर करते हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन फैक्टर आता है? कंपेनियन क्रॉप, कंपटीशन फॉर द लाइट एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंपेनियन क्रॉपिंग सिस्टम, दैट्स मीन कि हम जो भी सीड सोन करते हैं तो उसके साथ एक अल्टरनेटिव सीड सोन करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम एक सीड सोन करते हैं जिसका मैक्सिमम टाइम डिफिशियंसी हो जाता है नाइट्रोजन का, तो हम उसके लिए जो भी राइजोबियम बेस्ड प्लांट है उसको हम सीड सोन कर देंगे जिसका डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाए और दोनों को फायदा हो। तो इसको हम कंपेनियन क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ए क्रॉप सोन विद अनदर क्रॉप टू गेन सम एडवांटेज इन यील्ड और क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट। हम जो भी क्रॉप को सोन करते हैं एक दूसरा क्रॉप भी लगाते हैं जिससे हम कुछ एडवांटेज मिल पाए यील्ड में, जो हमारा मेन क्रॉप है उसके यील्ड में कुछ एडवांटेज मिल पाए और कुछ प्रोटेक्शन भी हो पाए। फर्दर हम बात करते हैं कंपटीशन फॉर द लाइट। इन मिक्स्ड स्टैंड ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर द ईच क्रॉप मिनिमाइज द कंपटीशन फॉर द लाइट। जैसे कि हम जो भी क्रॉप सोन करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो या नॉर्मल क्रॉपिंग हो, मोनोक्रॉपिंग हो, तो हमको प्रॉपर स्पेसिंग देना है कि जिसके कारण जो भी लाइट के कारण कंपटीशन ऑफ लाइट और करना हो, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस में डिस्टर्ब हो सकता है और यील्ड भी इफेक्ट हो सकता है। फर्दर हम बात करते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल शुड बी फेवर सीड जर्मिनेशन, शुड नॉट पोज एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सीड और इमर्जेंट सीडलिंग। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है तो वो सीड को हेल्प करना चाहिए, सीड जर्मिनेशन या सीडलिंग डेवलपमेंट में वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। यदि हार्मफुल इफेक्ट डालता है तो हमको उसको कैसे भी कंट्रोल करना होगा या एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम द सॉइल। ये रहा इस चैप्टर का द इंड, और हम इस चैप्टर को इन करते हैं। हम फर्दर इस कोर्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब आगे भी होंगे। और आई होप जो मैंने इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताया आपने क्लियरली समझा है। यदि बाई चांस फिर भी कुछ मैंने बताने में कमी कर दिया होगा या बाई चांस आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप फर्दर कोई और लेक्चर भी देख सकते हैं किसी और टीचर का, और क्रोम भी गूगल भी यूज कर सकते हैं, या फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक सेपरेट लेक्चर एक पर्सनल टॉपिक पर बना सकते हैं आपको जो डाउट लगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, और इतना हम श्योर करते हैं कि यदि आप हम जो भी लेक्चर डाल रहे हैं पूरा कंप्लीट डालेंगे, आप उसके उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना हो पाएगा। मे बी आपके सेमेस्टर तक हम पूरा होल सिलेबस ना कंप्लीट कर पाए, लेकिन जितना हम कंप्लीट करेंगे उसका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ना कि हम बीच में छोड़ेंगे। जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप क्लास जो भी चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहें, लेकिन मेरा भी लेक्चर आपको यदि बेनिफिशियल लगता है तो देखते रहें। और कोई भी फ्रेंड को आपको रिक्वायरमेंट होता है या कोई भी चैप्टर से या कोई भी कोर्स से आप वीडियो चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप कमेंट करें। और इतना पर 100% कह सकते हैं कि जो भी मेरा कंटेंट है वो कम्प्लीटली गुड कंटेंट है। आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी एग्जामिनेशन में। आइदर आप आईसीआर का जो भी आईसीआर बेस्ड कॉलेज में हो या स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेज में हो। तो ये रहा मेरा लेक्चर का द एंड। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अंडर दिस कोर्स फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।